नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज तारीख है 27 जून और दिन शनिवार और आज ही का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं आपके घर की, जहां केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। साथ ही थोक एलपीजी की सप्लाई भी बढ़ाकर संकट से पहले की खपत के 50% तक की कर दी गई है। सरकार का कहना है कि एलपीजी की उपलब्धता में सुधार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस आपदा में 164 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 971 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने भी प्रभावित इलाकों में आपात राहत अभियान तेज कर दिया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और वहीं आगे देखिए, वेनेजुएला में भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू कर दिया है। इस मानवीय सहायता मिशन के तहत भारतीय सेना की 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की 41 सदस्यीय मेडिकल टीम वेनेजुएला के लिए रवाना हुई है, जिसमें 9 सैन्य डॉक्टर भी शामिल हैं। भारत ने 6 टन चिकित्सा और राहत सामग्री के साथ अत्याधुनिक भीष्म क्यूब भी भेजा है। यह सिस्टम कुछ ही समय में 200 मरीजों के इलाज की क्षमता वाला फील्ड हॉस्पिटल तैयार कर सकता है। संकट की इस घड़ी में भारत ने एक बार फिर जरूरतमंद देश की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की पहचान पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक की गई है। भारतीय सेना ने इस अभियान में शहीद हुए 6 जवानों के नाम आर्मी वॉर मेमोरियल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए हैं, जिनमें 5 सेना और 1 वायुसेना का जवान शामिल है। सभी वीर जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में भी अंकित किए जाएंगे। राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को वायु पदक से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई थी। अब अगली खबर बिहार में चीनी उद्योग में निवेश करने वालों के लिए है। बिहार सरकार ने बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 लागू कर दी है। इसके तहत नई चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों को 30 साल के पट्टे पर 40 एकड़ तक जमीन सिर्फ 1 रुपये के सांकेतिक शुल्क पर दी जाएगी। यही नहीं, सरकार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट, SGST की प्रतिपूर्ति और नई चीनी मिल लगाने पर 100 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी देगी। मध्य प्रदेश की वन रक्षक भर्ती ने सबको हैरान कर दिया है। 8 पदों के लिए 25 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन परीक्षा देने सिर्फ एक महिला उम्मीदवार पहुंची। महिला अभ्यर्थी चयनित हो गई, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों के नहीं पहुंचने से 7 पद खाली रह गए। अब इस मामले ने भर्ती प्रक्रिया और जनजातीय इलाकों में रोजगार को लेकर जागरूकता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अगली खबर ग्रुप डी की सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए है। 3 साल के इंतजार के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी CET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि 6 जुलाई तक फीस जमा करने की सुविधा रहेगी। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंक पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। अब चयन केवल CET में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। अगर आप भी हरियाणा में क्लर्क भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हरियाणा सरकार ने क्लर्क भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। हरियाणा लिपिकीय अधिनियम 2026 लागू होने के बाद अब क्लर्क के सभी नियमित पदों पर नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग के माध्यम से ही की जाएंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। अब सीधी भर्ती के साथ साथ अनुकंपा आधार पर होने वाली नियुक्तियां भी नए नियमों के तहत की जाएंगी। अगली खबर दिल्ली NCR में हाईवे पर सफर करने वालों के लिए है। NHAI ने दिल्ली NCR के 1205 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क पर AI आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का फैसला किया है। इस सिस्टम की मदद से ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, सड़क हादसों और खराब वाहनों की तुरंत पहचान हो सकेगी। साथ ही यह चालान सिस्टम से भी जुड़ा होगा और चालकों को उनकी रियल टाइम स्पीड की जानकारी भी देगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से हाईवे पर सफर और सुरक्षित, तेज और स्मार्ट होगा। जैसा कि हमने आपको कल की खबरों में रेलवे के नए नियमों के बारे में बताया था, अब सरकार ने उसी में एक और नया अपडेट किया है। रेलवे ने नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर भी जुर्माना बढ़ा दिया है। अब ट्रेन में सिगरेट, बीड़ी पीना, प्रतिबंधित सामान ले जाना या बेटिकट यात्रा करना भारी पड़ सकता है। कुछ मामलों में यात्रियों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जबकि गंभीर मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है
कि सफर के दौरान सभी नियमों का पालन करें ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। मौसम ने देश के कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोलकाता में लगातार बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं और जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पेड़ गिरने और टेंट शेड उड़ने जैसी घटनाओं की आशंका जताई है। उधर गोवा से भी दुखद खबर है, जहां समुद्र में नहाने के दौरान एक पर्यटक तेज लहरों की चपेट में बह गया। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत और एसआईटी की सिफारिश के बाद 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने चढ़ावे की गिनती से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामला सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित गड़बड़ी कितने समय से चल रही थी, इसमें और कौन कौन शामिल था और चढ़ावे की गिनती व निगरानी व्यवस्था में कहां चूक हो गई। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और इसमें यह भी सामने आया है कि जो चाबियां थी वो एक ड्राइवर के पास थी। यह इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। चढ़ावा चोरी मामले के बीच चंपत राय ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं ट्रस्ट अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब चढ़ावा मामले की जांच तेज हो गई और कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल ट्रस्ट की ओर से आगे की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है। राम मंदिर पर वहीं चढ़ावा मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है और दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले राम मंदिर का विरोध करते थे वही आज आस्था की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे एसआईटी को सौंपे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावी आने वाले हैं तो उसकी राजनीति भी तेज हो गई है। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें कई साल मौका दिया, लेकिन उन्होंने राजधानी को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। योगी ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली में भी अयोध्या की तरह विकास हुआ होता तो आज उसकी तस्वीर अलग होती। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि साधु संतों से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया गया। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली उप समिति ने 1722 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत वर्सोवा बांद्रा सी लिंक को सावरकर सी ब्रिज से जोड़ा जाएगा। सरकार का दावा है कि इसके पूरा होने के बाद वर्ली से फोर्ट का सफर 45 मिनट से घटकर सिर्फ 5 से 10 मिनट रह जाएगा। परियोजना को मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और नीदरलैंड के बीच अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय समावेशन पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की डिजिटल व्यवस्था से वित्तीय सेवाएं अधिक सुलभ और किफ़ायती हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपने इस अनुभव को दुनिया के साझेदार देशों के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आगे बात करते हैं दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री 27 से 29 जून तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे और राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उधर सेशेल्स में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भारतीय उच्चायोग के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और भारतीय तिरंगों के साथ उनके स्वागत की भी तैयारियां की जा रही हैं। बिहार में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नसबंदी कराई थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था और उस दौर में जनता के अधिकारों के साथ साथ कई कठोर फैसले भी लिए गए। जेपी नड्डा ने लोगों से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इतिहास से सीख लेने की भी अपील की। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाया जाएगा। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका ध्यान तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और
भाई भतीजावाद पर था, जबकि राष्ट्रवाद और देशभक्ति उसकी प्राथमिकताओं में नहीं थे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अब सरकार ने बजट में इस परियोजना की घोषणा की है और इसे जल्द साकार भी किया जाएगा। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा अभियान तेज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 तक जारी किया है। अमित शाह ने नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई का नया रोड मैप पेश किया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अब तक करीब 6000 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ नष्ट किए जा चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य नशा मुक्त भारत बनाना है और ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। भारत और ईरान के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर अहम बैठक हुई। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईरान के तेल मंत्री मोहसेन पाकनेजाद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, नए निवेश के अवसरों और दोनों देशों के ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। अगर आप हरियाणा में शामला देह भूमि पर बने मकान में रह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च 2004 या उससे पहले बने मकानों के मालिकों को राहत दी है। अब ऐसे लोग अपने घर का मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने आवेदन की समय सीमा 12 महीने से बढ़ाकर 2 साल कर दी है। इस फैसले से उन हजारों परिवारों को फायदा मिलेगा जो पहले तय समय में आवेदन नहीं कर पाए थे। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है। करीब 78 साल बाद यह गांव नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गया है और पहली बार गांव तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे लोगों के घरों में उजाला हुआ। कई वर्षों तक सुरक्षा कारणों और नक्सली गतिविधियों की वजह से विकास कार्य प्रभावित रहे। अब प्रशासन का कहना है कि गांव में बिजली, सड़क, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जाएगा। गांव के लोगों के लिए यह सिर्फ बिजली नहीं बल्कि सामान्य जीवन की ओर एक नई शुरुआत मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने संजीव अरोड़ा, उनके परिवार और उनसे जुड़ी एक रियल एस्टेट कंपनी की 55 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। यह कार्रवाई 100 करोड़ रुपए की कथित GST धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। इससे पहले 9 मई को ईडी ने संजीव अरोड़ा को इसी मामले में गिरफ्तार भी किया था। फिलहाल मामले की जाँच जारी है और ईडी पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। चलिए चलते हैं अगली खबर पर। ईडी ने SBI से जुड़े 1200 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटर श्रीकांत भासी से जुड़ी करीब 3 करोड़ 66 लाख रुपए की 2 विदेशी जीवन बीमा पॉलिसियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। ईडी के मुताबिक यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के तहत PMLA के प्रावधानों के अनुसार की गई है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है और आगे आपको आपकी राशियों के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल अभी अपनी खबर पर चलते हैं। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। सीज फायर को लेकर बातचीत के बीच दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सुरक्षा हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने हॉर्मुज क्षेत्र से जहाजों की निकासी पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में तनाव अभी भी बरकरार है। डेनमार्क में अजान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। डेनमार्क के आव्रजन मंत्री मोर्टन बोर्डस्कोव ने कहा कि देश में अजान पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम डेनमार्क को इस्लामाबाद नहीं बनने देंगे। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में डेनमार्क सरकार बुर्के पर प्रतिबंध और स्कूलों में नमाज के लिए बने कमरों को भी बंद करने जैसे फैसलों को ले चुकी है। हालांकि अजान पर प्रतिबंध को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री के इस बयान के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। देखिए, भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। हालांकि केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि भारत जल्दबाजी में इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन भारत सिर्फ उसी समझौते को मंजूरी देगा जो देश के हित में होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 17 दिनों से लोग लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें रोजगार, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु से रिश्तों को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक 25 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर अपने माता पिता और बहन की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप का विरोध, पारिवारिक विवाद और कर्ज का दबाव इस वारदात की वजह बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी महिला ने चाकू से तीनों की हत्या की। घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
देखिए, केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। पुणे में चर्चित इस मामले में आरोपी सिया के माता पिता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे कानून के मुताबिक सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और न्याय से बड़ा रिश्ता नहीं होता। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और अदालत में केस की सुनवाई आगे बढ़ रही है। हरियाणा के फरीदाबाद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पल्ला थाना क्षेत्र में 6 महीने की गर्भवती नेहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पति अमित गुप्ता ने विवाद के दौरान पहले मारपीट की और फिर पानी से भरी बाल्टी में सिर डुबोकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि घर में पहले बच्चे के आने का इंतजार किया जा रहा था। अब आगे चलते हैं। 3000 किलो हेरोइन तस्करी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दिल्ली में छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई सितंबर 2021 में मुंद्रा पोर्ट से बरामद करीब 3000 किलो हेरोइन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है। फिलहाल ईडी आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। उत्तराखंड में निहंग सिखों को प्रवेश को लेकर देर रात तनाव की स्थिति बन गई। चमोली के कर्णप्रयाग में हुए विवाद के बाद करीब 200 निहंग सिख उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर स्थित कुल्हाल चेक पोस्ट पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेड तोड़कर वे राज्य में दाखिल हो गए। प्रशासन और निहंग प्रतिनिधियों के बीच पोंटा साहिब गुरुद्वारे में करीब 2 घंटे तक बैठक भी हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। देखिए, अगली खबर साउथ सिनेमा की है। साउथ सुपरस्टार नानी अपने आने वाली फिल्म द पैराडाइज की रिलीज से पहले तिरुमाला मंदिर पहुंचे। नानी ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर फिल्म की सफलता की कामना की और आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर से उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली इस पैन इंडिया फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। मंदिर में दर्शन के दौरान नानी ने अपने प्रशंसकों से भी मुलाकात की। अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। भारतीय टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने एशियन गेम्स चयन को लेकर सवाल उठाते हुए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया पर चयन प्रक्रिया में अपने संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस विवाद से वह मानसिक रूप से काफी थक चुकी हैं। वहीं TTFI ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और तय मानकों के अनुसार की गई है। इस मामले को लेकर खेल जगत में चर्चा तेज हो गई है। भारत ने आजादी के बाद अपनी पहली निजी सोने की खदान शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट के साथ देश की 1947 के बाद पहली चालू निजी क्षेत्र की सोने की खदान का शुभारंभ हुआ है। इस परियोजना से पहले साल करीब 400 किलो सोने का उत्पादन होने की उम्मीद है। अगले चरण में यह बढ़कर 900 किलो और बाद में हर साल करीब 2 टन तक पहुँच सकता है। भारत सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 27,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जल्द ही जागीर रोड में उत्पादन शुरू करेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक नवंबर से रोजाना करीब 4.8 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्यात शुरू होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना मेक इन इंडिया और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। यूपी के आगरा में नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ अनोखा विरोध देखने को मिला। बीजेपी पार्षद किशन नायक ने नाले में खड़े होकर अपना जन्मदिन मनाया और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम सिर पर है, लेकिन बार शिकायत करने के बावजूद भी नालों की सफाई नहीं हुई। पार्षद का यह विरोध अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया को 456 करोड़ रुपए से अधिक की 106 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि एक समय देवरिया को सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी इंतजार करना पड़ता था। अब पूर्व पश्चिम के साथ साथ उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे देवरिया समेत पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। अब अगली खबर उत्तराखंड के किसानों के लिए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड में 25 करोड़ रुपए की लागत से खेतों की घेरबाड़ परियोजना शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 65 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से फसल बीमा कराने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और अल नीनो जैसी चुनौतियों को देखते हुए सरकार ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने के लिए 104 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी मंजूर कर रही है। अगर आप ब्रांडेड चाय पीते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य विभाग ने छापेमारी के दौरान टाटा चाय के रैपर में पैक 40 किलो से ज्यादा संदिग्ध और घटिया गुणवत्ता की चाय पत्ती बरामद की है। शिकायत मिलने के बाद की गई कार्यवाही में अधिकारियों ने चाय के सैंपल जाँच के लिए लैब भेज दिए हैं। वहीं मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।
देखिए आगे भारत की हवाई सुरक्षा को बड़ी मजबूती मिली है। DRDO ने स्वदेशी नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का फाइनल ऑपरेशनल भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। नेत्र को आसमान की तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह हवा में उड़ते हुए दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल का सैकड़ों किलोमीटर दूर से पता लगा सकता है। भारतीय महिला क्रिकेट के लिए गर्व का पल है। श्री चरनी ने इतिहास रचते हुए महिला T20 विश्व कप के एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 12 विकेट हासिल किए हैं और भारतीय महिला क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के 12 अरब डॉलर के फ्रीज किए गए फंड का इस्तेमाल अमेरिका से गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि फसलें खरीदने में किया जाएगा। हालांकि ईरान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसी किसी व्यवस्था पर सहमति नहीं बनी है। दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सफाई के दौरान मजदूर टैंक के अंदर उतरे थे, तभी जहरीली गैस फैल गई और वे बेहोश हो गए। उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। अब गवर्नमेंट को भी इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। खैर चलिए अब अपनी अगली खबर में चलते हैं और आपको बताते हैं आपकी राशि क्या कहती है। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और किस्मत आपका पूरा साथ देगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने के योग हैं, जबकि व्यापार में भी इच्छा लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए भी ऊर्जा और नए अवसरों से भरपूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और बुद्धिमानी की सराहना होगी। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। अब आपके लिए सवाल है कि वंदे मातरम किसने लिखा था। जवाब कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको इन खबरों में से किसी भी खबर के बारे में और विस्तार से जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी। धन्यवाद।